नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे ट्रांसफार्मर कई टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने देखा है थ्री फेज ट्रांसफार्मर, जो कि हम लोग रोड के किनारे या मोहल्लों के बाहर ऐसे देखते हैं। वो आपके क्या हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर हैं। लेकिन यहाँ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, आपके सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। नॉर्मली आपको कहाँ मिलेंगे? होम अप्लायंसेस में मिलेंगे। लाइक आपका जो टीवी है, टीवी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, फ्रिज है, और आपका जो स्टेबलाइजर, आजकल रेगुलेटर्स आते हैं, आपका जो फ़ोन का चार्जर है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके बहुत जगहों पे आप जहाँ पे भी आप सोचें कि वोल्टेज को जो है एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है और वहाँ पे वोल्टेज को हाई लो या हाई किया जा रहा है, यानी कि बढ़ाया या घटाया जा रहा है, तो उन जगहों पर आपको ट्रांसफार्मर की मदद लेनी ही होगी। तो आइए हम लोग यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। इसका एक दूसरा नाम भी है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यानी कि अगर कहीं पे लिखा है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसका मतलब वो आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी। अभी इसको क्यों टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर करते हैं, अभी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी एक बेसिक डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनको पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, अ ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस और पीस ऑफ एपरेटस, यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में रहता है। स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, इसका ये मतलब हुआ कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी, जैसे मैकेनिकल डिवाइसेस में मूवमेंट होते हैं, रोटेशनल हो सकता है, लीनियर मोशन हो सकता है, तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। और मूवमेंट नहीं है तो इस तरीके के जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, रोटेशनल लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है, विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक पावर इन वन सर्किट टू अनदर सर्किट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये क्या करता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन उस ड्यूरेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, आपकी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यानी कि नॉर्मली हम लोगों के वहाँ जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज होती है, आपकी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो यानी कि इनपुट भी आपका 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट जो मिलेगा वो भी आपका क्या होगा, 50 हर्ट्ज ही होगा। तो ये हमें समझना है कि पावर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ही ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। Now the next point is, it can raise or lower the voltage और corresponding जो है decrease in और increase in current, ये भी होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमारा सपोज करिए कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है तो डेफिनेटली जो है उसकी करंट कम हो जाएगी, और इनपुट वोल्टेज को इनपुट साइड में जो है हमारा अगर वोल्टेज हाई है तो उसकी करंट जो है कम होगी। इसका क्या अभी मीनिंग है, वन बाय वन हम लोग डायग्राम के साथ में इसको देखेंगे कि ये सारे जो टर्म्स किए गए हैं इनका क्या मीनिंग है। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग इन पॉइंट्स को दोबारा उन डायग्राम के बेसिस पे भी समझेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये मैंने जो है एक बेसिक डायग्राम ले लिया है ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और ये ध्यान रखना है, सिंगल फेज का मतलब जो सप्लाई हम दे रहे हैं वो सिंगल फेज है, यहाँ पर हम इनपुट देंगे, सिंगल फेज है। और टू वाइंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दो वाइंडिंग, दो वायर जो है यूज किया जाता है, अलग अलग दो वाइंडिंग यूज किए जाते हैं, इसलिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो और ये जिसके ऊपर ये वाइंडिंग की गई है, ये हिस्सा, ये कोर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोर। ये क्या है आपका? कोर है। और ये आयरन मटेरियल का होता है, ध्यान रखेंगे। तो आयरन कोर वर्ड भी यूज किया जाता है। और यहां इन कोर के ऊपर ही इन दोनों वाइंडिंग को वाइंड किया जाता है, जिसमें जिस साइड में हम सप्लाई देते हैं, यानी कि अगर हमने यहां पर इनपुट सप्लाई दिया तो इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और अगर जहां आउटपुट मिलता है हमको उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग। अब
यहाँ पर जो है बेसिकली देखें तो ट्रांसफार्मर दो चीज़ें हैं। ट्रांसफार्मर जो बना है वो दो चीज़ों से है। एक है आपका कोर और दूसरे हैं वाइंडिंग। वाइंडिंग यहाँ पे दो हैं, इसलिए इनको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ये जो कोर है वो आयरन मटेरियल का बना होता है, और ये कोर एक ऐसे ही नहीं है कि एक मोटा सा आपने लोहे का टुकड़ा ले लिया और उसको जो है ड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं है। ये जो है आपके लैमिनेटेड कोर होते हैं। लैमिनेटेड कोर का क्या मतलब है? लैमिनेटेड कोर का मतलब है कि इस पूरे जो लोहे का टुकड़ा हमको इस्तेमाल करना है या कोर बनाना है, तो हम पतली पतली स्ट्रिप्स ले लेंगे। पतली पतली स्ट्रिप्स का मतलब इसमें कई तरीके की स्ट्रिप्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि एक एल शेप हो गई, दूसरी आपकी आई शेप हो सकती है, और तीसरी जो है इस्तेमाल की जाती है ई शेप की भी। तो इस तरीके के अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग स्ट्रिप इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये अगर कोर आपको बनाना है तो हम क्या करेंगे, एल शेप के बहुत सारे जो है हम पतले पतले स्ट्रिप, उसकी थिकनेस जो है बहुत ही कम होती है, तो उन पतले पतले स्ट्रिप्स को देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। क्या करेंगे, जैसे आपने एक एल शेप यहाँ पे ले लिया और हमें ऐसा कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो दूसरा एल शेप भी लेंगे और उसको हम लोग इस तरीके से प्लेस करेंगे। देखिए इसके ऊपर ऐसे। तो आप देखें इसी तरीके से एक के ऊपर एक स्टैक करते चले जाएंगे, और तो आप देखेंगे तो लास्टली जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर एक बन के हमको मिल जाएगा, और इन पे वाइंडिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पे समझने के लिए हम लोगों ने एक ही शेप बस बनाया है। अगर कोई कहता है कि सर ई और आई के साथ में कैसे करेंगे, तो ये जो आई शेप है और ई शेप एक साथ में इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या करते हैं, ये जो आई शेप है उसको इस पोजिशन पे रख दिया जाएगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर वाइंडिंग जो है सेंटर लिम्ब पे यहाँ पे की जाती है। तो ऐसे हम लोग जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग जो है कोर का डिज़ाइन कर लिया जाता है। तो अब हम लोग जो है मेनली बात करते हैं कि इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, और वोल्टेज कैसे डेवलप होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैंने इधर के हिस्से को इरेज कर लिया, वीडियो पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं कि वो अगर आपको दोबारा देखना है तो देखिए हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं कि सपोज हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है और इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, डेफिनेटली होता भी नहीं है, इसलिए इसको स्टैटिक मशीन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये ट्रांसफॉर्म करता है पावर एक सर्किट से दूसरे सर्किट से। एक सर्किट यानी कि ये प्राइमरी वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब ये कैसे होता है इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर आपने इनपुट सप्लाई दे दिया। तो जैसे ही आप इनपुट सप्लाई देंगे यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगी, उसको हम आई नॉट लिख रहे हैं। आई नॉट जो है नो लोड करंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे लोड अभी लगाया नहीं गया इसलिए हमने यहाँ पे आई नॉट लिखा है। तो आप ऐसे सोचिए कि क्या है, नो लोड करंट है, आई नॉट है, और अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्म्स में करना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे I1 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज इनपुट दिया कितना, V1, प्राइमरी वाइंडिंग है तो V1, और इसकी जो करंट है वो कितनी आ गई आपकी I1। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी किसी भी कंडक्टर में हम करंट जो है सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ भी एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो ये जो कोर आपने बना रखा है लैमिनेटेड कोर, उस पाथ को फॉलो करेगी, और मैक्सिमम जो फ्लक्स है वो इस पाथ को ही फॉलो करता है। और आइडियली अगर हम बात करें तो मानते हैं कि पूरी की पूरा फ्लक्स जो यहाँ पे डेवलप हुआ है वो पूरा का पूरा इस तरह ही फ्लो करता है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं ये जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, पाई है। तो अब ये जो फ्लक्स फ्लो करेगा तो आगे जब मूव करेगा तो इसी कोर के ऊपर ही जो है क्या लगा हुआ है आपका, दूसरी वाइंडिंग लगी हुई है। तो इंडक्शन प्रिंसिपल कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर को किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ को हम यहाँ पे कहते हैं E2, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में हो रहा है इसलिए इसको वर्ड यूज किया जाता है E2, और इसका नाम क्या होता है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। E2 को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर यही जो फ्लक्स है आगे मूव करके
प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक होगा, तो प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक होगा तो इंडक्शन प्रिंसिपल यहाँ भी वर्क होगा। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, तो हम यहाँ पर भी ईएमएफ है, प्राइमरी वाइंडिंग का है, तो इसलिए हम इसको E1 वर्ड यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। E1 को क्या कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे आपको दो ईएमएफ इंड्यूस हो गए। यहाँ पर इस E2 को म्यूचुअल किस लिए कहा गया था, क्योंकि यहाँ पे दोनों वाइंडिंग के कारण से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग की फील्ड के कारण से सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इसलिए इसको कहा गया है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर वही फील्ड जब अपने ही वाइंडिंग से लिंक हो रहा है, यानी कि खुद की फील्ड के कारण ही ईएमएफ अगर इंड्यूस हो रहा है, तो इसलिए इसको कहा गया है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर पावर क्या हो रही है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और ऐसा हो रहा है लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही कोर पे लैमिनेट होने के कारण जो है कनेक्शन इनमें बना हुआ है। अब आगे जो थर्ड पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं कि यहाँ वोल्टेज जो है कम या ज़्यादा होगा तो करस्पॉन्डिंग जो है करंट भी कम या ज़्यादा होगी। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो हमारा सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज है उसको हम V2 वर्ड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो करंट होगी वो I2, जब लोड हम अप्लाई करेंगे तब। तो आइडियली देखा गया है या एज्यूम किया जाता है कि जो भी हमने इनपुट करंट या पावर हमने दिया है, इनपुट पावर का मतलब है V1 और I1, दैट इज कॉल्ड द एपरेंट पावर। ये पावर जो है वो कांस्टेंट होता है, चाहे इनपुट साइड हो चाहे वो आपका आउटपुट साइड हो। तो हम यहाँ पे आउटपुट साइड की पावर क्या लिखेंगे, V2 इंटू I2। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइडियली वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब है लॉस कोई नहीं हो रहा, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमें हमेशा ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये मेंटेन रखना है। तो अगर सपोज करें कि आपको कहा जाता है कि 1000 VA, VA का मतलब है वोल्ट एम्पियर, इसकी यूनिट है। तो अगर V का आपका ट्रांसफार्मर है 1000 VA का, तो आप देखेंगे कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ये करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी, क्योंकि उसको मेंटेन कितना करना है, 1000, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1000 होना चाहिए। वैसे ही आपका जो इस साइड सेकेंडरी साइड की अगर बात करें, अगर वहाँ पे वोल्टेज कम होगा तो डेफिनेटली 1000 को मेंटेन करने के लिए जो करंट की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर कि रेज और लोअर द वोल्टेज इन अ सर्किट बट विद द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन करंट। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस की गई। अब यहाँ पर जो ये E1 और E2 का जो EMF इंड्यूस हुआ है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग अगले वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।